सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या है कि अभी हाल ही में 2026 में एबल पुरस्कार ये किसे दिया गया है 2026 में? तो आंसर होगा गेर्ड फॉल्टिंग्स। अभी इनका नाम मैं आपको ट्रिक से भी याद करा दूंगा, लेकिन पहले इसके बारे में जानते हैं। एबल पुरस्कार 2026 तो हमने देखा कि किसे मिला, गेर्ड फॉल्टिंग्स को। ये जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले जर्मन शोधकर्ता बन गए हैं, जर्मनी के पहले व्यक्ति बन गए हैं ये पुरस्कार पाने वाले। हर साल गणित में असाधारण योगदान देने वालों को ये सम्मान, ये पुरस्कार दिया जाता है। और एबल पुरस्कार आप जानते हैं गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। वैसे ये जो गेर्ड फॉल्टिंग है ना, इन्हें 1986 में फील्ड मेडल भी दिया जा चुका है। ये जो फील्ड मेडल है ये भी गणित का एक बड़ा पुरस्कार है, बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है। तो यहां से क्या याद रखना है, दो तीन बातें। एबल पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है, दिया गया है गेर्ड फॉल्टिंग को। ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के पहले व्यक्ति बन गए ये अवार्ड पाने वाले। एबल पुरस्कार इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये ध्यान रखें। एबल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ये वैसे तो स्थापित हुआ था सन 2002 में, लेकिन पहली बार इसको दिया गया था 2003 में। देता कौन है? नॉर्वे की सरकार इसको देती है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। इसमें इनाम के रूप में कितनी राशि दी जाती है? लगभग 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर, ये जो कि नॉर्वे की करेंसी उसमें दिए जाते हैं। और इस अवार्ड को पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें 2003 में मिला था, जीन पियरे सेरे, फ्रांस के ही थे और 2003 में उनको मिला था। अगर पूछोगे पहली महिला कौन थी इस अवार्ड को पाने वाली, तो वो अभी कुछ समय पहले ही 2019 में ही बनी थी। नाम है करेन उहलेनबेक, वो अमेरिकी थी। अब आप पूछोगे क्या किसी भारतीय को भी मिल चुका है क्या? तो एक भारतीय को मिल चुका है। भारतीय अमेरिकी कहना सही होगा, अमेरिका में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं। श्रीनिवास SR वर्धन उनका नाम है। इनको 2007 में ये अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, आप पूछोगे पिछले साल का भी बता दो साथ के साथ लगे हाथ। तो 2025 में ये पिछले साल दिया गया था मसाकी काशिवारा को, वो जापान के व्यक्ति थे। और इस बार जर्मन के किसी व्यक्ति को मिला गेर्ड फॉल्टिंग को। ठीक है, तो यहां से जिस भी तरह से जैसे भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अब मैंने आपको कहा था ट्रिक से कैसे याद रखोगे। देखो, एबेल, एबेल से ऐसे दिमाग में लाओ केबल, एबल केबल, केबल जैसे लाइट की केबल। और अभी जैसे गर्मियां पड़ रही है, हम देख रहे हैं जो मेरी तरह अगर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उन वो महसूस कर पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ गर्मियां ज्यादा पड़ने लगती है, अभी गर्मी का सीजन, तो लाइट की कटौतियां बहुत होने लग जाती है, लाइट के तार भिड़ जाते हैं, फॉल्ट हो जाता है। भाई केबलें भिड़ जाती है तो बड़ाम गड़ 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 आवाज आती है। क्यों? फॉल्ट हो गया, फॉल्ट हो गया, ऐसे कहते हैं, अरे फॉल्ट हो गया, फॉल्ट हो गया। तो ऐसे हम थोड़ा सा इसको याद रखेंगे ना, तो ये आपको एग्जाम में कभी नहीं भूलेगा। जैसे आएगा एबल पुरस्कार, एबल यानी कि केबल, लाइट की केबल। और कौन सी केबल होती है? और लाइट की केबलों में ही फॉल्ट होते रहते हैं, और फॉल्ट होते ही गड़ 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 आवाज आती है। तो गर्ड फॉल्टिंग, फॉल्ट आया केबल में, इसलिए इनको मिला एबल पुरस्कार। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको रिवाइज कराऊंगा, उससे पहले ये कुछ देखो, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में। आप देखना, आपको पता लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो एक बार पूछा गया था कि ये जो एबल पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्षेत्र आपसे पूछ लिया, आप कह सकते हो बताओ। गणित, गणित का हमने कहा ना, गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। तो आप लगा दोगे आंसर से, गणित आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पिछले साल ही पूछा गया था कि 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया। तो मैंने आपको वो भी बताया अभी, वैसे मसाकी काशिवारा, पिछले साल भी बताया था, जापान से है। तो 2025 का देखो पूछा गया, तो 2026 का भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना आप। गड़ 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 फॉल्ट आ गया, गड़ फॉल्टिंग को मिला, जर्मनी से, याद रखना। अब जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है मैं आपको वो रिवाइज करवा देता हूँ। एक हमने पढ़ा था कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। ये इंपॉर्टेंट रहेगा 2025 के लिए। जो भी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वेर्रामुत्तु को, तमिल भाषा से इनका संबंध है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 अभी भारतीय को मिला, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, रूबल नागी नाम है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए जो दिया जा रहा है, अभी 3 भाषाओं का मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी का ममता कालिया को, जो उत्तर प्रदेश से हैं, इनके मेमोयर, इनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। और अंग्रेजी का नवतेज सरना को मिला, पंजाब के हैं ये, इनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और राजस्थानी में जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। जबकि 2026 का जो संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया वीणा वादक जयंती कुमार रेश को। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को दिया गया, इनका संबंध है भारतनाट्यम से। सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया किसे? राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक हैं। उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है।
ठीक है, तो ये सारे अभी के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर कौन रहा? तो आंसर होगा आइसलैंड। जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। हम बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक की, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की। किसने जारी किया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने। तो ये इंडेक्स बताता है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि जो तापमान बढ़ रहा है उससे खाद्य प्रणाली पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये इंडेक्स आप मुख्य रूप से देखोगे तो 4 चीजों पर आधारित है। जो खाद्य है उसकी उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी, खाना है या नहीं है, उसकी पहुंच कि लोग उस खाने को खरीद पा रहे हैं या नहीं पा रहे, वहां तक उनकी पहुंच है या नहीं है, उपयोग पे कि मतलब जो भी उनको भोजन मिल रहा है वो पौष्टिक है या नहीं है, और स्थिरता, भविष्य में भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इन्होंने इंडेक्स जारी किया है। इसमें जो भारत का स्कोर अभी इन्होंने बताया वो 5.31 है 10 में से। वैसे जो पूरे विश्व का वैश्विक औसत है वो है 6.74। तो भारत का जो स्कोर है वो उससे भी कम है, वैश्विक एवरेज जो स्कोर है उससे भी कम है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तो स्कोर हमारा और कम होकर के 4.96 हो जाएगा, और 2 से बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ता है तो स्कोर ये घट के रह जाएगा 4.52। जितना घटेगा उतना खराब, मतलब तापमान बढ़ने से भारत की खाद्य सुरक्षा और खराब होगी। अच्छा, आप बात करोगे कि सबसे अच्छा जो खाद्य सुरक्षा है वो किस देश का है, यानी कि अभी वर्तमान में देखेंगे बाकी सभी देशों में से सबसे अच्छी स्थिति किसकी है। तो स्कोर के अनुसार बात करते हैं तो आइसलैंड टॉप पर है, फिर उसके बाद डेनमार्क हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, आयरलैंड है, टॉप वाला ध्यान रख सकते हैं आइसलैंड है। और सबसे खराब स्थिति किसकी है? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान की। सबसे लास्ट में इन्होंने अफगानिस्तान को रखा है। अब एक तरह से ये इंडेक्स वाला प्रश्न है। चलो सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो अभी तक बन सकते हैं वो आपके मैं रिवाइज करवाता हूँ। एक हमने पढ़ा था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 आया, इसमें टॉपर डेनमार्क है, भारत 91 पे है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत 130 पर है और टॉपर आइसलैंड है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, टॉपर आइसलैंड रहा। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में बात करेंगे, भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड हो गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 151, टॉपर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर पाकिस्तान हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है और चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है, टॉप है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉपर स्वीडन हो गया। और अभी जो हमने पढ़ा था IQ एयर ने 2025 की वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान को बताया गया, भारत 6ठे स्थान पर है। देशों में देखोगे तो सबसे प्रदूषित शहर में बात करोगे तो गाजियाबाद का लोनी है, और दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, मैंने आपको एक साथ एक ही जगह पे रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि रामनाथ गोयंका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार किस संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर होगा रामनाथ गोयंका फाउंडेशन के द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रामनाथ गोयंका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 की। अभी इन अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है और इस बार इसका ये 20वां संस्करण है। याद रखना 19 श्रेणियों में 19 कैटेगरीज में अभी 24 पत्रकारों को ये दिया गया। कहां पर? नई दिल्ली में दिया गया। किसके द्वारा? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी, उनके द्वारा दिया गया। और ये पुरस्कार देता कौन है? रामनाथ गोयंका फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, और क्योंकि उन्हीं के नाम पे, रामनाथ गोयंका के नाम पर ही इस पुरस्कार का नाम रखा है। रामनाथ गोयंका की बात करें, वे निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध थे, खासकर आपातकाल के समय। तो इस पुरस्कार की अगर बात करते हैं शुरुआत कब होती है तो याद रखना 2006 में। और कौन देता है वो हमने देख ही लिया, रामनाथ गोयंका मेमोरियल फाउंडेशन। पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आप विजेताओं की अगर बात करोगे तो विजेताओं याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको पूरी लिस्ट शो करूंगा जरूर, ताकि किसी बच्चे के मन में ये न रहे कि यार बताओ। आप आराम से जिसको जो याद करना है याद कर लो, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक और लिस्ट है आपके सामने, देख लो। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे एग्जाम में अभी तक प्रश्न बने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ से फिर प्रश्न कैसे बनेगा। देखो, एक बार एग्जाम में पूछा गया था
कि भारत में रामनाथ गोयंका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था ये। तो बताओ फिर उत्तर क्या होगा? तो उत्तर आप लगा रहे होंगे मेरे ख्याल से 2006। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा फिर आपका। एक प्रश्न ये आया था, मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम में आया था कि रामनाथ गोयंका अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में पूछ रहे हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रामनाथ गोयंका का संबंध पत्रकारिता से था, तो पत्रकारिता देखो ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये देखो, अभी पिछले साल ही एक एग्जाम में पूछा गया था कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए जो 19वां रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2025 है वो कितने पत्रकारों को दिया गया था? ठीक है, तो ये पूछा ना उसने। और संस्करण हमें पता ही है, इस बार का 20वां है, तो पिछला वाला 19वां होगा। तो कितने पत्रकारों को दिया गया था पिछला वाला, ये आपसे पूछा था। अब मान के चलो आपके एग्जाम में यही प्रश्न आ जाएगा कि अभी 20वां रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2026 ये कितने पत्रकारों को दिया गया? इसका उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए अभी मैंने पीछे पीछे आपको बताया कितना आपको याद है। मैं आपको देखो प्रीवियस ईयर बताता हूं, उससे यही फायदा होता है कि आपको पता लगे कि यहां से किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अर्थ आर 2026 ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 28 मार्च को। अर्थ आर की बात करते हैं पहले, तो ये है क्या? तो ये वैश्विक पर्यावरण अभियान है और ये मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, ये याद रखना। और जिस दिन इसको मनाते हैं उस दिन क्या होता है, लोग 1 घंटों के लिए जो गैर जरूरी लाइटें होती हैं उसको बंद कर देते हैं। तो मनाया कब जाता है पूछोगे? फिक्स नहीं है, दिन इसका फिक्स नहीं है, मतलब तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को ये मनाते हैं। तो इस बार हम आखिरी शनिवार को मना रहे हैं, तो ये 28 मार्च को पड़ रहा है। तो याद रखेंगे 2026 में जो अर्थ आर डे है वो हम 28 मार्च को मना रहे हैं। तो इस दिन लोग रात में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अगर पॉसिबल हो तो जो गैर जरूरी लाइटें हैं उनको बंद रखें, और इसी तरह से इसको मनाया जाता है। वैसे तो हमेशा कोशिश करें आप कोई एक दिन, जैसे होता है ना फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, वाइफ डे, ब्रदर डे, जो भी तरह के डे होते हैं उस दिन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डीपी लगा दी जाती है। तो वो सब बकवास लगता है, बुरा मत मानना कोई, मेरे को ऐसा लगता है तो मैं बता रहा हूँ। तो जिनसे हम प्यार करते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। माँ से प्यार करते हैं तो मदर डे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि उनका डीपी लगाएंगे, लगाए रखो, हमेशा लगाए रखो। और सबसे बड़ी बात, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से ये है। खैर, अगर बात करते हैं इस दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले इसको सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। पहली बार इसको 2007 में मनाया गया था, याद रखना। और भारत में जो अर्थ आर है ये 2009 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा। और 2026 वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको मनाते हुए टोटल 20 साल हो चुके हैं। और जो संस्था इसको मनाती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उसकी स्थापना होती है 1961 में, याद रखना। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर आदिल नजाम। देखो अपने लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत सारे आपके प्रश्न बनते हैं और वन लाइनर चीजें इंपॉर्टेंट वाली मैं कवर करता हूँ, फालतू रामायण नहीं गाता हूँ। अब ये वैसे डे वाला प्रश्न है, मैं आपको डेली मार्च के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करा रहा हूँ, आज रिवाइज नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ से अभी तक किस किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। देखो अब करने की कोशिश करना, सारी थ्योरी बता दी मैंने। अर्थ आर कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हमने पढ़ा, पहली बार वहां पर शुरू हुआ था, मनाया गया था। कब बता सकते हो? तो आंसर हो जाएगा 2007 में। और इससे पहले वाले प्रश्न में आपको याद है रामनाथ गोयंका पुरस्कार पहली बार कब शुरुआत होती है, तो उसका उत्तर 2006 था। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। एक प्रश्न आया था कि अर्थ आर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी संस्था है? तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने, ये मैंने नहीं बनाया, एग्जामिनर ने अर्थ आर फाउंडेशन नाम दे दिया। तो नहीं पढ़ोगे तो फिर यही लगाया होगे, जैसे कि रामनाथ गोयंका फाउंडेशन उसका उत्तर था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो उसे ही हिंदी में बोलेंगे विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हो ये प्रश्न आपका यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में पूछा गया था। कथन वाले जो होते हैं उस फॉर्मेट में आपको दिया गया था कि इसका आयोजन यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेस्को करता है, मतलब उनकी एक पहल है क्या? ये एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए रोशनी बंद कर देते हैं, और ये जलवायु परिवर्तन और ग्रह को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लिए एक आंदोलन है। तो इसका ये भी सही होगा, दूसरा वाला भी सही होगा, लेकिन पहला वाला सही नहीं होगा, ये इसका आयोजन नहीं करते हैं, ये इसकी पहल नहीं है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये देखो, अभी 2025 के ही एग्जाम में ये पूछा गया था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो हमने पढ़ा था ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा, तो स्विट्जरलैंड वाला इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। एक प्रश्न आपका आरआरबी जेईई में आया था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ये कब स्टेब्लिश हुआ था? अब आप ध्यान दो, ये प्रश्न मैंने आपको करवाया नहीं है लेकिन एग्जाम में प्रश्न बना है, तो PYQ इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कई कई बार ऐसे प्रश्न, ऐसे टॉपिक छूट जाते हैं तो फिर वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है भाई एग्जाम में तो आया हुआ है प्रश्न, तो हमें करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैसे 1969, 27 नवंबर 1969 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये साबे ध्यान में रखने हैं आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस, जिसका नाम रखा है इन्होंने काम ब्रेन, ये कहां पर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। अब इस प्रश्न को ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। काम ब्रेन ये भी लॉन्च हुआ है, तो ये है क्या? ये एक डिजिटल डेटाबेस है, एक भंडार है, और इस भंडार में हम किसकी जानकारी स्टोर करेंगे? तो इसमें दिमाग यानी कि ब्रेन और मानसिक बीमारियों से जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो यहाँ पर स्टोर करके रखी जाएगी। और ये एक तरह का ओपन सोर्स होगा। ओपन सोर्स कहने का मतलब हो गया जो भी वैज्ञानिक है, जो भी डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर है, वो यहाँ से जो डेटा है उसको अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है, इसलिए ओपन सोर्स बोला है। तो ये काम ब्रेन याद रखना भारत का पहला बड़ा स्वदेशी मानसिक स्वास्थ्य रिसर्च डेटाबेस है, जो कहां पर लॉन्च हुआ? निमहंस बेंगलुरु में। निमहंस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो बेंगलुरु में है, यहां पर इसको लॉन्च किया गया। और इस डेटाबेस को विकसित कितने किया, किसने बनाया है? तो रोहिणी नीलकेनी सेंटर फॉर ब्रेन एंड माइंड के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने इसको तैयार किया है। उद्देश्य क्या है? तो भविष्य के मानसिक बीमारियों को बेहतर समझना और अच्छे से इलाज कर पाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। सारी बात आपको समझ में आ गई? फिर भी एक बार मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, देखो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। कोई भी, जैसे हम मानसिक एक बीमारी की बात कर लेते, डिमेंशिया की बात कर लेते, मनोभ्रंश जिसे हिंदी में कहते हैं। तो मान लो हमारे पास डिमेंशिया के 1000 रोगी है, 1000 मरीज हैं डिमेंशिया के, तो उनका डेटा हम इस डेटाबेस में डाल देते हैं, काम ब्रेन जिसको हमने नाम दिया है। तो अब कोई भी डॉक्टर होगा या कोई भी वैज्ञानिक होगा, वो इस डेटाबेस से डेटा को खंगालेगा और उसे पता लगेगा कि भैया कि किन किन लोगों को किस किस उम्र में ये बीमारी हुई है, इस बीमारी में किन किन लोगों का कौन सा ब्रेन पार्ट चेंज हुआ है क्या, या ब्रेन पार्ट में जो भी बदलाव हुए तो किन किन लोगों में क्या उसका डेटा है, और किस तरह के इलाज से सबसे ज्यादा किन लोगों को बेनिफिट हुआ है। जैसे 1000 लोगों को डिमेंशिया है, तो मेरे को पता लगा कि मैंने ए नाम की, मान लो सपोज ए नाम की गोली दे रखी है, या डॉक्टरों ने ए नाम की गोली इनको दी है, उससे 200 लोग ठीक हो गए, 800 लोग नहीं हुए। फिर बी नाम की किसी ने गोली दी तो उससे 500 लोग ठीक हुए। सी नाम की गोली दिया, सी तरह का उपचार दिया तो उसमें 150 ही ठीक हुए। तो उससे पता लगेगा किस तरह का इलाज इसके लिए प्रिफरेबल है, ज्यादा सूटेबल है। तो भविष्य में क्या होगा, जो नए मरीज आएंगे तो उनका जल्दी और सही इलाज कर पाएंगे हम, ये इससे बेनिफिट होने वाला है। मैंने आपको उदाहरण से भी समझाने की कोशिश करी, उम्मीद है समझ आप पाओगे आराम से। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी मानसिक स्वास्थ्य रिसर्च डेटाबेस है। अब यहाँ पे भारत से पहले से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको याद होना चाहिए, गोवा ये केरल के बाद बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बना, और डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट बंदरगाह बना वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो तमिलनाडु में है। और इसी तरह से भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित होगी अमरावती आंध्र प्रदेश में। राजस्थान का अलवर जिला ये भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया है। भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत टैक्सी है। बुजुर्गों के लिए बजट लाने वाला पहला राज्य बना केरल। बुजुर्गों के लिए अलग से आयोग का गठन करने वाला भी पहला राज्य केरल है। एनएमडीसी लिमिटेड यह भी एक वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू किया, मतलब ये एलएनजी से और डीजल से दोनों से चलेगी। दिल्ली विधानसभा ने विधान साथी एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है, और इस तरह से दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जहां एआई का उपयोग विधायकों के काम आएगा। बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम भी लॉन्च किया था, कहां पर? गुरुग्राम में, और उसका नाम है भारत गैस इंस्टा एलपीजी। तो ये भारत में पहले से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना भी शुरू की, किसने? तो आंसर होगा दिल्ली ने। तो दिल्ली सरकार ने अभी दुर्गा नाम से एक योजना शुरू की है। दुर्गा का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, ड्राइविंग अपलिफ्टिंग एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो।
मतलब दुर्गा योजना की जो शुरुआत है ये महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को रोजगार देने के लिए की गई है। तो इसमें ये क्या करेंगे, अभी शुरुआत में जो इनका पहला फेज है इस योजना का, इसमें 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ई ऑटो चलाने के लिए परमिट दिया जाएगा। इससे वे खुद कमाकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना के लिए अभी 20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये योजना का उद्देश्य क्या है, महिला और ट्रांसजेंडरों को रोजगार मिल सके, और ई ऑटो चलाएंगे, ई ऑटो ही रोजगार है। तो इससे शहर में प्रदूषण भी कम होगा, ट्रैफिक और यात्रा व्यवस्था बेहतर होगी, और दिल्ली ग्रीन और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ेगा, ऐसा इनका कहना है। तो दुर्गा योजना दिल्ली ने शुरू की है। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं अभी आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, आपको याद है महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा की केरल ने। लखपति बिटिया योजना ये भी अभी दिल्ली सरकार ने शुरू की है। बेटी के जन्म पे 56,000 रुपए जमा करेंगे, जब वो 21 साल की हो जाएगी तो 1,20,000 रुपए के आसपास ब्याज वगैरह सब करके मिलेगा। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना पंजाब ने शुरू की, इसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना, जिसे सुरभि गोदाम भी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ ने शुरू की। पंजाब सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में बड़े सुधार लाने के लिए भी सिखिया क्रांति 2.0 योजना शुरू की। और दिव्यांग शक्ति योजना, दिव्यांगों के लिए ये शुरू किया आंध्र प्रदेश ने, फ्री में उनको बस यात्रा मिलेगी। फेयर से फुर्सत योजना, इसको अभी शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश के रीवा से शुरू किया गया। उद्देश्य है आम लोगों को कम किराए में हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना को तेलंगाना में शुरू किया गया। मणिपुर सरकार ने निंगोल वन पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की मदद से वन संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी पिंक स्टैंड किसके नाम पर रखा गया है, मतलब पिंक स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर के नाम पर स्टेडियम का एक स्टैंड का नाम बनाया जा रहा है, और इस स्टैंड को पिंक स्टैंड कहा जाएगा। और इस तरह का भारत का पहला पिंक स्टैंड होगा, मतलब भारत में कोई स्टेडियम ऐसा पहली बार है जहां पर किसी स्टैंड का नाम, स्टैंड मतलब जिसके अंदर लोग बैठते हैं, जो सिटिंग एरिया होता है, तो उसका नाम किसी महिला के नाम पर होगा। ये पहली बार है भारत में। तो ये स्टैंड द्वारका दिल्ली में बन रहे 30,000 से ज्यादा सीटों वाले स्टेडियम द ओमेक्स स्टेट में ये स्टैंड बनाया जाएगा। और इस स्टैंड के अंदर लगभग 1500 सीटें होंगी, जो केवल महिलाओं के लिए होंगी, खास तौर पर महिलाओं और उनके परिवारों के लिए ये स्टैंड होगा, मतलब वही लोग इसमें बैठ पाएंगे। तो याद रखना, किस महिला क्रिकेटर के नाम पे ये स्टेडियम में एक स्टैंड बनाया जा रहा है, और ये भारत में पहली बार है, और इसका नाम पिंक स्टैंड होगा। तो हरमनप्रीत कौर याद रखना आप। तो ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बालेंद्र शाह ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो आंसर होगा नेपाल। तो बालेंद्र शाह ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनकी उम्र 35 साल है, और इस तरह से ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी इन्होंने प्रधानमंत्री की पद की शपथ ले ली है। अच्छा, इनकी पार्टी का नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। अभी चुनाव हुए थे, और इस पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीत ली है, और इस तरह से वो नेपाल के 47 नंबर के प्रधानमंत्री और सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए नेपाल के। इससे पहले वो एक इंजीनियर थे, रैपर भी रह चुके हैं, काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं, और वे आप कह सकते हो मधेसी समुदाय से आते हैं, और इस मधेसी समुदाय से आने वाले पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, नेपाल की संसद को क्या कहते हैं, संघीय संसद, फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है। अब मैं आपको नेपाल ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट्स, जिन भी देशों में अभी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या कोई लीडर बनाए। तो अभी चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री एंड्रेस बाबिस बने। चिली देश में नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री जोनास गहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविलाकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लिंग्स। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर्डेन। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। उसके अलावा गिनी देश के राष्ट्रपति मामाडी डोम्बोया। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली। ईरान का सर्वोच्च नेता भी चुना गया था मोहताज खामेनेई को, और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने। आगे नेपाल ले चले आपको, ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल काठमांडू होती है, करेंसी नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, और अब नए प्रधानमंत्री हो गए कौन, बालेन शाह या बालेंद्र शाह भी बोलते हैं।
अच्छा, आप देखोगे भारत के कितने राज्यों से नेपाल सीमा बनाता है, तो 5 राज्य हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल। कुछ प्रश्न रिवाइज कराएं आपको नेपाल से, तो देखो अभी 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव मनाया गया था यहाँ पर। तामू लोसार महोत्सव मनाया गया था यहाँ पर। ये सिक्किम में भी मनाया जाता है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। दशाइन महोत्सव या बड़ा दशाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में, ये भी आ चुका है प्रश्न एग्जाम में। पश्मीना महोत्सव ये यहाँ पर मनाया गया था। लेकिन एक पश्मीना शिल्प के बारे में आप सुनोगे, पश्मीना शॉल, ये जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस है। और गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहां पर है, तो नेपाल में है। सोनम लोसार त्योहार मनाया गया तमांग समुदाय के द्वारा, ये नेपाल में मनाया गया, सिक्किम में भी मनाया जाता है। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 में काठमांडू में हुई थी। WHO ने किसे रुबेला मुक्त घोषित कर दिया, तो नेपाल को। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया नेपाल। और हमने नेपाल के साथ में जो सूर्य किरण अभ्यास किया था, कहां पर, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अनमोल योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई, तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने बजट 2026-27 में नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना की घोषणा की है। तो इस अनमोल योजना का फुल फॉर्म भी है एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफ केयर। और इस योजना को किसके लिए शुरू किया गया, तो दिल्ली में जन्मे नवजात शिशुओं के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। और इसके लिए, इस योजना के लिए अलग से बजट रखा गया है 25 करोड़ रुपए का। क्या होगा इस योजना में, तो हर नवजात के खून की एक बूंद से 56 तरह के टेस्ट किए जाएंगे। ये नंबर याद रखना, ये आंकड़ा याद रखना, 26 तरह के टेस्ट किए जाएंगे। और टेस्ट क्यों जरूरी है, क्यों कर रहे हैं, तो जन्म के समय ही जो गंभीर या जेनेटिक बीमारियां होंगी हमें उसका पता चल जाएगा। और समय रहते अगर इलाज का पता, बीमारियों का पता चल जाएगा तो हम इलाज कर पाएंगे। और इसकी सबसे खास बात क्या है, ये टेस्ट पूरी तरह से फ्री होंगे। जबकि बाहर अगर टेस्ट कराने जाएं तो ये महंगे पड़ते हैं, तो जो गरीब आदमी होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सारे टेस्ट नहीं कराते। और समस्या यही थी अभी तक, कई बीमारियां जन्म के समय पता नहीं चलती है, बाद में लक्षण दिखते हैं, तब तक इलाज मुश्किल हो जाता है या फिर वो परमानेंट बीमारी रह जाती है। तो योजना का उद्देश्य यही है, बच्चों को शुरुआत से ही स्वस्थ जीवन देना और माता पिता की चिंता कम करना। अच्छी बात है, ये अच्छी योजना है। अब दिल्ली एक बार ले चलता हूं मैं आपको इसी बात पे। ये रहा मैप में दिल्ली, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, चौथी महिला मुख्यमंत्री है यहाँ की। और अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बदल गए भैया, तरनजीत सिंह संधू बन गए हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। कुछ करंट अफेयर्स आपको दिल्ली से रिवाइज करा दिया जाए तो हमने पढ़ा था अभी, दिल्ली में राजमार्गों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गे आधारित एक टावर स्थापित किया जाएगा। और भारत के दिल्ली शहर को 22 साल बाद 2027 में एशिया कप आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, इसके दूसरे चरण, दूसरे लीग की मेजबानी मिल गई है। भारत ने इससे पहले 2005 में इसको होस्ट किया था। और दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन शास्त्र, जिसका उद्देश्य है युवाओं के बीच बढ़ते गन कल्चर को रोकना। और 12वां एशिया और प्रशांत क्षेत्र सम्मेलन 2026 हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट को होस्ट करेगा नई दिल्ली में। भारत जनजाति महोत्सव 2026 हुआ अभी नई दिल्ली में। और दिल्ली विधानसभा ने विधान साथी AI चैटबॉट लॉन्च किया, हम पढ़ चुके हैं अभी। और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में हमने देखा इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको लगातार 8वीं बार भारत और दक्षिण एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया था। पूरे विश्व की रैंकिंग में तो ये 28वें स्थान पर है। टॉपर सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आंसर होगा रोजर पे। तो भैया क्या है चीजें ये, तो याद रखना भी, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने रोजर पे के साथ मिलकर स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य है भारत के स्टार्टअप्स को पैसा, मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता देना। मतलब भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना। मतलब अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसकी ये मदद करेंगे ताकि वो आराम से उसे स्टार्ट कर पाए और आराम से उसे रन कर पाए। और रोजर पे तो आप सुनते होंगे ना, इस तो समझते होंगे। रोजर पे जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो इसके माध्यम से होता है। जैसे मान लो अगर मैं कोई बुक बेच रहा होता, कोई वीडियो, कोई कोर्स बेच रहा होता, तो आप जब मुझे पेमेंट करते तो वो जो ट्रांजेक्शन होता वो इसी के थ्रू होता। आप कहीं जगह करते होंगे तो आपने इसको देखा भी होगा। अब अगर मैं इस पूरे इंसिडेंट को, पूरे क्वेश्चन को आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये है क्या। मान लो मैं एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। वो स्टार्टअप हो गया, स्टार्टअप समझो कोई भी कंपनी एक शुरू करना चाहता हूँ। जैसे मैं मान लो ऑनलाइन कपड़े का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कपड़े बेच रहा हूँ ऑनलाइन।
तो मुझे सबसे पहले क्या दिक्कत आएगी कि कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। समझ में नहीं आता कैसे रजिस्टर करूं, और ऑनलाइन पेमेंट सेटअप करना होगा क्योंकि पेमेंट तो मुझे ऑनलाइन मिलेगा और मेरे पास पैसा भी नहीं है उतना, और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। तो ये मुख्य मुझे परेशानियां शुरुआत में आने वाली है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कंपनी स्टार्ट कर दूं यार ऑनलाइन कपड़े की, ऑनलाइन कपड़े बेचूंगा। तो उसमें ये मोटी मोटी दिक्कतें अभी मुझे आ रही है। कंपनी को कैसे रजिस्टर करना है, कैसे पेमेंट सेटअप करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी बात तो कोई गाइड करने वाला नहीं है। और नॉर्मली सबको शुरुआत में अगर कोई नया है तो ये दिक्कत ज़रूर आएगी। लेकिन इस पहल से क्या होगा, ये इन्होंने पहल जो शुरू की है जिसका नाम है स्टार्टअप सहायक, तो इसके थ्रू मेरी जो कंपनी होगी, जो भी उसका नाम होगा, वो आसानी से रजिस्टर हो जाएगी। और पेमेंट के लिए तो ये रोजर पे है ही सही, इसके थ्रू आराम से मैं ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त कर पाऊंगा। और ये लोग मुझे मेंटर्स भी अवेलेबल कराएंगे जो मुझे गाइड करेंगे, भैया बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, क्या काम करना है। और जो भी सरकार की स्कीम्स वगैरह होगी, जो फंडिंग वगैरह मिलती है, वो जानकारी मुझे यहाँ से ये लोग दे देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा। उम्मीद करूंगा जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ उससे आप चीजें समझ पा रहे होंगे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ, चीज़ों को आसानी से समझा पाऊँ। पर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि आप लोग यार सपोर्ट ज़रूर करो। आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है, तो कम से कम इसमें अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट जिनसे भी आप जुड़े हुए हो, तो इनको एक बार जोड़ो जरूर, उनको बोलो, उनको वीडियो शेयर करो, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि इतना करते हुए भी अपन डाउन ही जा रहे हैं। बाकी देखो, डेली इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो देखो, कल पहला प्रश्न पूछा था भी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। फिर आपसे पूछा अभी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस आपने कब मनाया, तो आंसर होगा 27 मार्च को मनाया। फिर पूछा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने भी एक ऑपरेशन शुरू किया, नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। फिर आपसे पूछा कि अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का 14वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा कैमरून में हुआ। फिर पूछा अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह का पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट, जिसका नाम है, इसका सफल परीक्षण किया भी कहां, चेन्नई, इसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा आरसीबी को किसने खरीद लिया, आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया है। फिर पूछा अभी वायु बाढ़ परियोजना को किसने शुरू किया, तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना ने। फिर पूछा अभी प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश बना। फिर पूछा अभी लद्दाख के लेह जिले में शुरू की गई सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नदी किनारे हरित क्षेत्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और आखिरी प्रश्न था बीबीसी के नए महानिदेशक बने मेट ब्रिटेन, इनका नाम है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, इस बुक को अभी किसने लिखा, तो आंसर होगा प्रेम प्रकाश ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,